अभी क्या स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर का नाम फर्म का डिसोल्यूशन। आपकी जो अकाउंटेंसी की बुक है पहला पार्ट, उसका जो आखिरी चैप्टर है उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। लिखा है? क्या मतलब है? कुछ बोल रहे हो? अच्छा, हाँ भाई, चैप्टर का मतलब क्या है? फर्म का डिसोल्यूशन। एक होता है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। बात एक ही है। बात एक ही है। बिल्कुल सही। गलत जवाब। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मतलब है बिजनेस ही बंद हो रहा है। फर्म का मतलब क्या होता है? बिजनेस। और अगर मैं आपसे यह कहता कि डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप, तो इसका मतलब है कि बिजनेस बंद नहीं हो रहा, लेकिन जो आपके और हमारे बीच में जो पार्टनरशिप है, जो एग्रीमेंट है, वो खत्म हो रही है। जैसे कि जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है, जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन लेता है, तो आपको क्या यह बात मालूम है कि ओल्ड वाले पार्टनर्स के बीच की जो एग्रीमेंट थी वो डिसॉल्व हो गई। अब नए एंगल से, नए तरीके से अगली पार्टनरशिप बनेगी। बिजनेस वही है, उनके बीच का बिजनेस नहीं ओवर हुआ, बिजनेस एंड नहीं हुआ है, सिर्फ जो पहले की एग्रीमेंट थी वो खत्म हो गई। दैट इज योर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप। लेकिन अगर तुम बिजनेस ही बंद कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम फर्म को डिसॉल्व करने की बात कर रहे हो। तो सबसे तो पहले आप इस चीज के ऊपर ध्यान रखिए कि पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना और फर्म का डिसॉल्व होने में फर्क होता है, ये एक नहीं है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व नहीं करेंगे, हम बिजनेस को ही बंद करेंगे, हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे। यकीन नहीं है तो चैप्टर का नाम एक बार पढ़ लो, क्या लिखा है? डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म लिखा होगा, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप लिखा हुआ है। नहीं, फर्म को बंद कर रहे हैं, बिजनेस बंद कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर बिजनेस बंद करोगे तो क्या बिजनेस के सारे एसेट्स ऐसे ही छोड़ दें? बिजनेस की सारी जो लायबिलिटीज है ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, क्या करोगे? बिजनेस बंद हो रहा है तो भैया अब हमें बैलेंस शीट को खाली करना है, एसेट साइड को भी और लायबिलिटीज को भी। कैसे करें? एसेट्स उठा के बेचेंगे, उससे पैसा आएगा, और उन पैसों को पार्टनर्स अपनी अपनी जेब में डाल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है ना? अपने मुंह पे चांटा मारो, नहीं मारना। मतलब एसेट बेच दिए, पैसा आ गया, पार्टनर्स ने अपने अपने हिस्से में वो पैसा बांट लिया, जेब में डाल के हाथ साफ करके निकल गए अपने अपने घर। अबे बिजनेस की लायबिलिटी कौन पे करेगा? बैलेंस शीट के दो हिस्से थे ना, पहले हिस्से का नाम एसेट, दूसरे का नाम क्या था? लायबिलिटी। एसेट तो बेच दी है, लायबिलिटी कौन पे करेगा? तो रूल क्या कहता है? बता क्या कहता है रूल? यस, पहले एसेट बेचकर जो पैसा आया उसको सबसे पहले एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करने में इस्तेमाल करोगे। अगर लायबिलिटी बोलता तब भी ठीक था, तब भी ठीक था? नहीं, गलत था। आपने क्या सीखा है? लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जो बिजनेस आउटसाइडर्स को पे करता है। क्या बोला? कैपिटल बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी है क्योंकि वो बिजनेसमैन की है। अगर बिजनेस ने बैंक से लोन लिया हुआ था तो ये एक आउटसाइडर को बिलोंग करता है। बैंक बिजनेस के लिए एक आउटसाइडर है, पार्टनर बिजनेस के लिए इंटरनल है। तो पार्टनर्स को जो पेमेंट जानी है वो सारी की सारी बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटीज में आती है, जैसे कि कैपिटल है, रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस का सीआर बैलेंस है, डीआर बैलेंस, जो भी है, लॉसेस जो भी है, जो पार्टनर्स को पे करना है वो बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटीज में आती है, और जो आउटसाइडर्स को पे करना है वो बिजनेस के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। इस पूरे चैप्टर का जो खेल है ना, वो ज्यादातर एक्सटर्नल लायबिलिटीज के बारे में ही बात करेगा। बात समझ में आ रही है? वो जब उसके बारे में जब वहां तक आएंगे तो बात करेंगे। अभी एक्सपेंसेस का जिक्र नहीं कर रहे, अभी मैं एक नॉर्मल बातचीत कर रहा हूं। ठीक है? हुआ? क्लियर नहीं हुआ? तो सबसे पहला काम क्या करोगे? बोलो ना,
क्या करोगे, एसेट बेचोगे, बैलेंस शीट का एक हिस्सा खाली हो गया। अब उसको बेचकर जो पैसा आया होगा कैश की फॉर्म में या बैंक अकाउंट में, सबसे पहले बिजनेस उस पैसे का इस्तेमाल एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करने के लिए करेगा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बैंक लोन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल्स है, नहीं है, ऐसे और खर्चे या ऐसे और लायबिलिटीज जो एक्सटर्नल है, जो पार्टनर्स को बिलोंग नहीं करती। अच्छा, उसको पेमेंट करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है तब क्या करें, तब बिजनेस पार्टनर्स का इंटरनल लायबिलिटीज पे करेगा। लेकिन किस तरह की, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो अब पहले उसको पे किया जाएगा, उसको पेमेंट करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है तो फिर पार्टनर्स को लास्ट में मिलेगा। अच्छा, हाँ बता रहा हूं। इनका कहने का यह मतलब है कि सर अगर मान लो एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करने के बाद कुछ नहीं बचता और अगर किसी पार्टनर ने तब फर्म को लोन दिया होता है, तब हम क्या करेंगे, तब कुछ नहीं कर सकते, उस पार्टनर को लॉस हो गया। क्या हो गया, हाँ लॉस हो गया। और अगर एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करने के लिए भी पैसा कम पड़ रहा है तो भैया तुम्हारे पर्सनल एसेट बेचे जाएंगे। पार्टनरशिप है, लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। याद आया कुछ, हाँ तुम्हारे कपड़े तक उतार लिए जाएंगे, लेकिन एक्सटर्नल लायबिलिटीज को तो पे किसी भी हाल में किया ही जाएगा। तो आपको स्टेप को याद रखना है, पहले हम एसेट बेचेंगे, बेचकर जो पैसा आएगा सबसे पहले बिजनेस उससे एक्सटर्नल लायबिलिटीज को पे करेगा, उसके बाद वो पार्टनर्स की अगर कोई लायबिलिटी बनती है तो उसको पे करेगा, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो पार्टनर्स को मिलेगा एज अ प्रॉफिट के तौर पे। समझ में आ गया है? हाँ, तो अब देखो, अभी तो हमने ऊपरी तौर पे की है बात, अब आपको इसमें एक और चीज को समझना है। वो ये है कि जैसे मान लो आपको इस चैप्टर के अंदर ना क्या होगा, आपको ना बिजनेस की बैलेंस शीट दी होगी हर बार, और उस बैलेंस शीट की एसेट और आपकी लायबिलिटी होती है साइड। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर में करना क्या है कि एसेट साइड जो बैलेंस शीट की है उसको खाली करना है, बेचना नहीं है। क्या बोला, खाली करना है। सर खाली करने का मतलब क्या है, खाली करने का यह मतलब है कि एसेट साइड सारी की सारी उठाओ, उसमें जो भी एसेट्स हैं, लैंड है, प्लांट मशीनरी है, सन्ड्री डेटर्स है, कुछ भी है, उसको उठा के एक स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट में ट्रांसफर करो, और वो अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोला, रियलाइजेशन अकाउंट। और ये सारे के सारे एसेट्स उस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखे जाएंगे, अपनी बुक वैल्यू पे। रिपीट करेंगे सेंटेंस फिर से, जो भी बैलेंस शीट की एसेट साइड में तुम्हें एसेट्स दिखाई पड़ रहे हैं, सारे एसेट्स, सारे नहीं, सारे नहीं, खाली वो एसेट्स जो मार्केट में बेचे जा सकते हैं, जिनके बदले में पैसा आ सकता है, सिर्फ उन्हीं एसेट्स को हम ट्रांसफर करेंगे। जैसे हाँ, अभी आपने क्या क्या कहा था, अभी आपने कैश इन हैंड। हाँ भाई, कैश इन हैंड क्या बिजनेस का एसेट नहीं है? बिल्कुल है। क्या इसको भी ट्रांसफर कर देंगे हम वहां पे? सर ये तो पहले से ही कैश की फॉर्म में है, और हम ऐसे एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे जिसके बदले हमें पैसा मिल सकता है, जैसे कि प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, नहीं है, ऐसी कोई भी चीज जो बेची जा सकती है और उसके बदले कैश मिल सकता है। अच्छा, सन्ड्री डेटर्स को क्या ट्रांसफर कर सकते हो? अरे भैया, डेटर्स का मतलब क्या है? ऐसे लोग जिनको तुमने सामान बेचा लेकिन उन्होंने तुम्हें पेमेंट नहीं करा, आपके लिए एसेट्स बने, मतलब वहां से भी कैश आ सकता है, बिल्कुल ट्रांसफर किया जाएगा। कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, बुक वैल्यू पे। व्हाट इज बुक वैल्यू? वो वैल्यू जो बैलेंस शीट में लिखी है। मार्केट वैल्यू नहीं बोला, बुक वैल्यू बोला। और बुक वैल्यू का मतलब होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में उसका वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रहा है, उस वैल्यू को ट्रांसफर करोगे। बात समझ आई? कुछ बोलना चाहते हो? ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है कि अब क्योंकि बिजनेस क्या कर रहे हो, बंद कर रहे हो, तो बिजनेस को बंद करने के में क्या होगा, तुम्हारा खर्चा होगा। क्या बोला? हाँ, बिजनेस को बंद करने के लिए तुम काफी नहीं हो, एक्सपर्ट को बुलाओगे, वो आएगा, पूरा का पूरा बिजनेस क्लोज करेगा,
एसेट्स को बेचेगा, लायबिलिटीज को पे ऑफ करेगा, फिर जो बच जाएगा वो पार्टनर्स को देगा, बांटेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ। क्या इतना कुछ तुम्हारे लिए फ्री में कर जाएगा वो? नहीं सर, फीस लेगा, खर्चा होगा बिजनेस का। आपको पता है अकाउंटिंग में बिजनेस फर्म को डिसॉल्व करने पे जो खर्चा आता है उसका नाम क्या होता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कभी कभी उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। आप बिजनेस को बंद कर रहे हो तो उस पर जो खर्चा होगा, जो बाहर से बंदा आएगा आपके एसेट्स को बेचने के लिए, लायबिलिटीज को पे करने के लिए, वो पैसा लेगा सर। लीगल फीस भी होती है बहुत सारी, है ना? तो उसके लिए हम क्या नाम दिया हमने? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, गलती मत करना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमेशा बिजनेस के ही होते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है, खाली ये लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4,000, मतलब पूरे बिजनेस को बंद करने में, सब कुछ करने में 4,000 का खर्चा आ गया, उसके बाद कुछ और लिखा नहीं है कि कौन पे करेगा, तो आपको क्या मानना है कि वो बिजनेस का ही खर्चा है, बिजनेस नहीं दिया होगा। तो मैं एक नॉर्मल कोर्स में आपसे बात कर रहा हूं कि बिजनेस को डिसॉल्व करने पे जो खर्चा होता है वो बिजनेस को ही पे करना पड़ता है। असल में वो खर्चा बिजनेस का ही होता है, फर्म का ही होता है, किसी पार्टनर का खर्चा नहीं है, क्योंकि वो एक हिस्सा था पार्टनर बिजनेस का, ये अलग खर्चा होता है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने नाम क्या लिया, बोलो ना? मैंने नाम लिया रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसको मैंने एक और क्या नाम दिया था? डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का नाम दिया था। नोट किया? कुछ पूछना है इसमें? तुम बोलो, आप बोलो ना, आप। देखो, आप मेरी बात सुनो। पहली चीज तो ये ध्यान रखो कि आप जो बोल रहे हो ना, बियर और पे करने वाला कॉन्सेप्ट है, वो भी आएगा ना यार आगे। अभी तक मैं वहां नहीं पहुंचा हूं। ये आपकी पहली क्लास है इस चैप्टर की, और आप चाहते हो कि मैं सारी बातें बता दूं? मुमकिन है? नहीं है, तो फिर क्यों बोल रहे हो? अभी आएंगे उसके ऊपर, नोट हो गया। तो ये खर्चा है किसका सर? ये फर्म का खर्चा है, फर्म्स एक्सपेंसेस। फर्म का मतलब है पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस का खर्चा है। तो किसको पे करना चाहिए? कायदे से फर्म को ही पे करना चाहिए, है ना? राइट, हो गया। मिटा दो। देखो, ध्यान सुनना मेरी बात को। केस नंबर 1, क्या लिखा? केस नंबर 1, expenses on dissolution amounted to ₹10,000। क्या मतलब हुआ इसका, पता है? बताओ। आपने अपने बिजनेस को डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करा, और मैंने पहले ही कहा था कि बिजनेस को डिसॉल्व करने पे खर्चा होता है, और उस खर्चे का नाम क्या होता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन। लिखा तो है, देखो। आपने अपने बिजनेस को बंद करा, तो बंद करने पे खर्चा कितना आ गया तुम्हारा? 10,000। बस ये लिखा हुआ है। कह रहा है कि इसकी एंट्री पास करो। कर लोगे? बताओ क्या एंट्री बनेगी इसकी, पता है? कुछ दिया हुआ है क्या कि खर्चा था किसका, किसने दिया होगा? कुछ ऐसा लिखा है? नहीं। अब इसकी क्या एंट्री पास करेगी? चलो, अब मैं एक बहुत ही काम की बात बोलूंगा, ठीक है? आपको सुनना है पहले तो। जब भी डिसॉल्यूशन का खर्चा फर्म पे करती है, जब भी एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन फर्म पे करती है, तो फर्म के पास से कैश जाता है, क्योंकि पैसा, क्योंकि क्या एक्सपेंस है, तो पक्की बात है पैसा जाएगा। और पैसा जाएगा तो फर्म का क्या अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए? टू कैश या बैंक? कितना पे किया होगा फर्म ने?
10,000। डेबिट क्या करें? डेबिट क्या करें? डेबिट होगा रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट 10,000। फर्म अगर किसी खर्चे को बियर करती है, अगर बिजनेस को डिसॉल्व होने पे जो खर्चा आया, अगर वो फर्म बियर कर रही है, बियर झेल रही है, पे भी कर रही है, बियर भी कर रही है, देखो दोनों बातें अलग अलग है। अगर बियर करने वाली फर्म है तो जो अकाउंट डेबिट होगा वो एक ही है हर बार, और वो कौन सा है? रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन यहां पे टू कैश क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे बियर भी फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है, तो बियर करने के नाते मैंने डेबिट क्या किया है, और जब पेमेंट होगी तो फर्म का कैश का अकाउंट या बैंक अकाउंट पहले से कम हो जाएगा क्योंकि पैसा जा रहा है। तो कैश बीइंग एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन पेड, या चलो पेड छोड़ो, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, बस काफी है। नहीं नहीं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं लिखनी, क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि फर्म ने एक्सपेंसेस पे करे हैं जो फर्म को डिसॉल्व करने पे हो गए। क्लियर? हटा दूं इसको? कुछ पूछना है? ठीक। एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन पेड बाय राम अ पार्टनर। मतलब बताना क्या है इसका? फर्म क्या हुई? डिसॉल्व हुई, और फर्म को डिसॉल्व होने पर जो खर्चा हुआ किसने दिया? राम ने दिया। पेड बाय राम, और राम कौन है? पार्टनर है। अब 2 मिनट के लिए सोचो कि मैंने आपसे क्या कहा था। फर्म को डिसॉल्व करने पे जो खर्चा होता है वो असल में खर्चा फर्म का ही होता है, मतलब उसको बियर कौन करेगा? फर्म ही करेगा। तो बियर अगर फर्म करेगा तो कायदे से कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? जो मैंने कहा था आपसे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लेकिन अभी पे कौन कर रहा है? राम। क्या बिजनेस का कैश गया? नहीं, क्योंकि पेमेंट किसने दी? राम ने दी। इसका मतलब यह है कि फिलहाल अभी के लिए राम ने दिया है, लेकिन फर्म इसको यह पैसा फ्यूचर में वापस करेगी, और जब फ्यूचर में वापस करेगी तो कहां ट्रांसफर करेगी? राम के कैपिटल अकाउंट में, टू राम्स कैपिटल अकाउंट। बात खत्म। नरेशन। बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय राम। अब तुम्हारे मन में यह सवाल आएगा कि सर आप, चलो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इस वाले अकाउंट को आपने डेबिट क्यों करा? क्योंकि मैंने आपसे पहले बोल दिया था कि एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन, आपके रिलायेशन एक्सपेंसेस कभी पार्टनर के नहीं होते, ये फर्म का खर्चा है, क्योंकि डिसॉल्व पार्टनर नहीं हो रहे, फर्म हो रही है, तो कायदे से ये खर्चा फर्म को ही पे करना चाहिए। लेकिन अभी के लिए फिलहाल पार्टनर दे रहा है, लेकिन असल में बियर कौन करेगा? मैंने क्या कहा था? जब भी फर्म बियर करेगी ये खर्चा, फर्म बियर करेगी, तो हमेशा जो अकाउंट डेबिट होगा वो कौन सा होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। सर पहले तो आपने एंट्री में यहां पे टू कैश लिखा था, हां, क्योंकि बियर और पेमेंट दोनों पहले फर्म कर रही थी, लेकिन इस बार बियर तो फर्म कर रही है, लेकिन फिलहाल के लिए उसको पे पार्टनर कर रहा है, तो फर्म का तो कैश गया ही नहीं, बैंक से पैसा गया ही नहीं, तो हम टू कैश या बैंक क्यों लिखें? हां, लेकिन ये पैसा हमको राम को वापस करना पड़ेगा, और जब हम राम को वापस करेंगे तो हम कहां ट्रांसफर करेंगे? उसके कैपिटल अकाउंट में। और जब आपने क्या सीखा है, और जब पार्टनर को फर्म से कुछ भी मिलता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। इसका मतलब है कि ये पैसा राम को फ्यूचर में फर्म से मिलेगा, अभी के लिए उसने दे दिया लेकिन मिलेगा फ्यूचर में।
हाँ, बिल्कुल हो सकता है भाई। असल में झेलने की जिम्मेदारी फर्म की है, लेकिन अभी फर्म ने बोला कि पार्टनर तुम पे कर दो, तुम्हें हम फ्यूचर में ये पैसा वापस कर देंगे, तो पार्टनर कर सकता है। और क्या। हम्म। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी ऐसा केस भी आएगा जिसमें फर्म जो है पार्टनर के साथ में मिलकर तय कर लेती है कि मानते हैं कि फर्म डिसॉल्व हो रही है, खर्चा किसका है, फर्म का है, लेकिन ये पेमेंट आपको करनी है, बियर भी आपको ही करना है। पार्टनर बियर करेगा। अगर बियर करने वाला पार्टनर आ गया तो कौन सा अकाउंट अब डेबिट नहीं होगा? हाँ, रिलेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा। वो केस अभी अभी आगे आएंगे, इतना मत सोचो, है ना, स्टेप स्टेप से चलो। ठीक, तो इतना करें आज के लिए, नेक्स्ट में करें अभी। चलो, ओके, थैंक यू।